गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो लेक्चर में अपन ने भारतीय राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति के पद के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज इसी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के व्याख्यान के अगले संदर्भ में हम भारतीय राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो लेक्चर में आज हम बताएंगे कि आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां कौन कौन सी हैं। जैसा कि हमने आपको पूर्व वीडियो लेक्चर में बताया था कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और ये भी बताया था कि संसदात्मक शासन प्रणाली हमारे यहाँ पे विद्यमान है, जो कि हमने इंग्लैंड के शासन से ग्रहण की है। और इस शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का अंतर विद्यमान है। ये एक मूलभूत तथ्य है जो हमें अपने कार्यपालिका के अध्ययन में करते हुए हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे यहाँ पे संसदात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे नाम मात्र का शासक है और प्रधानमंत्री और उसके नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका है। लेकिन इन सब से अलग एक औपचारिक जो प्रधान वाली बात है, हेड ऑफ द नेशन वाली जो बात है, वो संवैधानिक रूप से जो प्रावधान हमारे संविधान में राष्ट्रपति की पावर के बारे में किए गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो संवैधानिक सत्य है। संवैधानिक सत्य और व्यवहारिक सत्य में अंतर है, जो कि संसदात्मक शासन प्रणाली में का एक मुख्य विशेषता है। तो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट भारतीय राष्ट्रपति के बारे में हमने कल शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। और कल हमने ये देखा था, कल से पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि राष्ट्रपति की पावर कौन कौन सी हैं, उनके शक्तियाँ और कार्य कौन कौन से हैं, जो अनुच्छेद 53 के अनुसार वर्णित हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो समस्त अपने शक्तियों का प्रयोग अपने अधिकारियों के माध्यम से करेगा। समस्त कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति से लेकर के और नीचे प्रशासन के निम्न पायदान तक, जहाँ चतुर्श्रेणी कर्मचारी होते हैं, वो सभी उसके अंतर्गत सम्मिलित समझे जाते हैं। तो राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं हमने बताई थी कि दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक शांतिकालीन शक्तियां जो साधारण परिस्थितियों में होती हैं, और दूसरी असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियां। आज हमारी जो प्रमुख जो तथ्य है वो है, हम असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हर देश में देखिए परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं होती हैं, समयानुकूल इनमें परिवर्तन आता रहता है। कभी तो शांति, कभी युद्ध, कभी अशांति, कभी संकट काल। तो हर राज्य के सामने अनेक प्रकार के जो है स्थितियां सामने आती रहती हैं। असाधारण परिस्थितियों में प्रत्येक राज्य को अपने अस्तित्व को बचाने की समस्या हमेशा विद्यमान रही है कि जब विपरीत परिस्थितियां हों तो आपको किस तरीके से व्यवहार करना है। और विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए एक राज्य अध्यक्ष के पास में शक्ति संपन्न होना उसका बहुत ज़रूरी है। तो हमारे संविधान में इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए, असाधारण परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान संविधान के द्वारा किया गया है। और ये समस्त जो संकटकालीन जो परिस्थितियां हैं, इनका प्रमुख जो उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रीय कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के को निहित है। तो राष्ट्रीय कार्यपालिका में संकटकालीन परिस्थितियों में अत्यधिक शक्तियां निहित कर दी जाती हैं। और कुछ ऐसा भी है कि अगर कोई चाहे
तो मतलब एक तरीके से अधिनायकवाद की भी स्थिति आ जाती है। तो हमारे यहाँ पे आपातकालीन परिस्थितियों के साथ साथ कुछ विशेष रक्षक प्रावधान भी हमारे यहाँ समावेशित किए गए हैं जो राष्ट्र कार्यपालिका के निरंकुश होने को रोकते हैं। अभी आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं ये हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। सबसे पहली है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित आपातकालीन व्यवस्था। ये हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 352 में विद्यमान है। दूसरी है राज्यों में संवैधानिक संकट तंत्र के विफल होने पर या राज्यों की सरकारों की जो संवैधानिक व्यवस्था है अगर वो फेल हो जाती है, असफल हो जाती है, तो उसके तहत राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाया जाता है। ये अनुच्छेद 356 के तहत। और तीसरी जो आपातकालीन परिस्थिति है वो है वित्तीय संकट, वित्तीय आपातकाल। ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निरंतर चर्चा और विषय रही हैं, हमेशा इनके ऊपर चर्चाएं रही हैं और बहस का विषय भी रही है, क्योंकि इनको लेकर के संवैधानिक संशोधन भी किए हैं। 42वां संविधान संशोधन किया गया है और उसमें प्रावधानों को और भी अधिक कठोर बनाया गया है। और 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था और आलोचक ये मानते हैं कि उनका बहुत दुरुपयोग भी किया गया, तो इन प्रावधानों के विरुद्ध 1977 में फिर जो नई केंद्र सरकार आई उसने 44वां संविधान संशोधन के जरिए 1979 अप्रैल 1979 में कुछ संशोधन किए गए। अब हम जो चर्चा करेंगे कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात यानी कि अप्रैल 1979 के बाद संविधान की जो राष्ट्रपति के जो इमरजेंसी पावर्स हैं उसमें संविधान के जो आपातकालीन जो परिस्थितियां हैं वो प्रावधान किस प्रकार से आज की तारीख में विद्यमान हैं। तो पहला जो आपातकाल है, इमरजेंसी पावर्स है, वो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। मूल जो संविधान था उसमें ये 352 में ही ये लिखा गया था कि यदि राष्ट्रपति ऐसा महसूस करें या अनुभव करें या उनको ऐसा एहसास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत की शांतिकालीन व्यवस्था या उसके अस्तित्व को कोई खतरा है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है और ये संसद की स्वीकृति के बिना भी 2 महीने तक लागू रह सकती है। और अगर संसद इसको स्वीकार कर ले तो जब तक चाहे तब तक इसको रख सकते हैं। तो इस मूल प्रावधान में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया गया। तो सबसे पहला परिवर्तन तो ये था कि जो आंतरिक अशांति वाला जो शब्द था उसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द को इसमें शामिल किया गया। दूसरा इन्होंने ये संशोधन किया कि मंत्रिमंडल जब लिखित रूप से परामर्श करेगा राष्ट्रपति को तभी वो आपातकाल की डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं अपनी मर्जी से कर दिया कि हाँ भाई यहाँ प्रधानमंत्री ने बर्बली या मौखिक रूप से कह दिया, नहीं, ऐसा नहीं। अब उनको लिखित रूप से जब आपका जो मंत्रिमंडल है जब लिखित रूप से जब परामर्श राष्ट्रपति को देगा तभी वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पर ही आपातकालीन घोषित होगा, है ना। अब केवल आप अशांति के नाम पर आपातकाल की डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। तीसरा संशोधन ये किया गया कि 1 माह के अंदर संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और विशेष बहुमत से उसको पारित किया जाए। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि विशेष बहुमत का क्या अर्थ है। देखिए, विशेष बहुमत का अर्थ होता है कि दोनों सदनों के
सदन का अलग अलग कुल बहुमत और उपस्थित का 2/3, अर्थात अलग अलग सदन का जो टोटल मेंबर है उसका तो बहुमत होना चाहिए, और उपस्थित जितने लोग सदन में हैं या मतदान में जितने भाग लेने वाले लोग हैं उनका 2/3। इसको क्या कहते हैं? इसको विशिष्ट बहुमत की संज्ञा दी जाती है ना? इसको विशिष्ट बहुमत की संज्ञा दी जाती है। तो ये उससे उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, और ये 1 महीने के अंदर अंदर ही इसका मतलब स्वीकृति संसद की हो जानी चाहिए। और लागू रखने के लिए प्रति 6 महीने, मतलब एक बार जो आपको संसद की स्वीकृति मिली वो 6 महीने तक वैलिड रहती है, और 6 महीने बाद उसको पुनः उसको संसद की स्वीकृति चाहिए। और रही बात, एक और संशोधन है कि सदन में तो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले लोगों के साधारण बहुमत से भी इस आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। अर्थात लगाने के लिए तो विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको हटाने के लिए साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जाती है। और कोरम जो है वो 1/10 है ना। लोकसभा की बैठक जो है मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी, अर्थात 10 में से अगर एक व्यक्ति भी ये मांग करे कि लोक सदन की बैठक बुलाई जानी चाहिए तो बुलाई जाएगी। तो ये 4 संशोधन इसमें किए गए। सबसे पहला संशोधन तो लिखित परामर्श का था, दूसरा आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह का था, तीसरा विशिष्ट बहुमत की बात थी विदिन 1 मंथ, और चौथा हटाने के लिए साधारण बहुमत। ये चारों प्रावधान संविधान संशोधन 44 के माध्यम से किए गए। 44वें संशोधन के द्वारा एक 38वां संविधान संशोधन था, उसको भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा 352 के अनुच्छेद को आप अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। अब 38वें संविधान संशोधन को रद्द करके ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा डिक्लेरेशन अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो हम आपातकाल डिक्लेयर कर रहे हैं आप उसको रद्द कर सकते हैं। और मतलब रद्द से मतलब मेरा ये है कि आप अदालत में उसको चुनौती दे सकते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा लागू की गई जो इमरजेंसी पावर्स वाली जो पावर है उसको वाद योग्य बनाया है। वाद योग्य का मतलब है कि आप उसके विरुद्ध अदालत में अपील कर सकते हैं, अदालत में उसको चुनौती दी जा सकती है। और ये जो इमरजेंसी है पहले इसको पूरे देश के लिए ही लागू किया जा सकता था, अब इसमें भी प्रावधान कर दिया गया है कि अब ये चाहे तो पूरे देश के लिए या चाहे तो किसी एक भाग के लिए इसको किया जा सकता है। तो इस के प्रावधान को बनाए रखा गया है। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है अनुच्छेद 352 के तहत कौन कौन से संवैधानिक प्रभाव होंगे, तो वो ये है कि सबसे पहला तो अनुच्छेद 19 में जो हमें मौलिक अधिकारों के तहत नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं प्रदान हैं वो समाप्त हो जाएंगी। यानी कि 7 स्वतंत्रताएं हैं, इसमें 6ठी स्वतंत्रता तो पहले से ही समाप्त है और बाकी जो स्वतंत्रताएं हैं वो स्थगित हो जाएंगी और इन स्वतंत्रताओं को स्थगित करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा, है ना। अब आपातकालीन अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू की गई है तो व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता। अगर युद्ध और बाहरी आक्रमण में की गई है तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं को स्थगित किया जा सकता है। जीवन और शारीरिक स्वाधीनता का जो अधिकार है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाएं, लेकिन जो नागरिक हैं उनके अनुच्छेद जो 22 का जो जीवन
अपने आप को जीवित रखने का जो अधिकार है उससे आप उसको वंचित नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र पर जो है मतलब न्यायालय नागरिकों की शरण केवल जीवन रक्षा की स्वतंत्रता के लिए जा सकेंगे, अन्य किसी के लिए भी नहीं जा सकेंगे। राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बनाएगी। यदि राज्य के कानून संघीय कानून के विरोधी हो तो विरोध की सीमा तक ही वो अमान्य होंगे। संघ को ये शक्ति मिल जाएगी कि वे राज्यों की कार्यपालिका को डिक्लेरेशन दे, आदेश दे। राष्ट्रपति ये आदेश जारी कर सकता है कि आय और व्यय के बीच के मामले में चालू वित्तीय वर्ष में जो संशोधन होंगे वो यथाशीघ्र संसद के सामने होंगे। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर विशेष भाग में अगर ये की जाती है तो जो डिक्लेरेशन है सारे नियम उसी विशेष में लागू होंगे। ये जो विशेष प्रावधान हैं ये अब तक 3 बार हमारे यहाँ अनुच्छेद 352 का उपयोग किया गया है। प्रथम बार तो 1962 में 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय। दूसरी बार 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तब। और तीसरी बार जून 1975 में। शुरू के जो 2 आपातकाल हैं वो ज़्यादा चर्चा विवाद का विषय नहीं रहे, क्योंकि युद्ध के कारण स्थिति हुई। राष्ट्रपति ने अपनी उद्घोषणा में कहा था कि बाहरी आक्रमण के कारण संकट काल की स्थिति विद्यमान है। ये राष्ट्रपति की उद्घोषणा थी, इसलिए जो है ये किया गया। और अनुच्छेद 21 और 22 को भी यहाँ पे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन ये भी कहा गया था कि आप चाहें तो अदालत में उसको चुनौती दे सकते हैं। बहुत सारे सुरक्षा कानून भी बनाए गए और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद 1971 वाला भी किया गया। 1971 में पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किए जाने पर और उसके बाद जो आपातकालीन उद्घोषणा थी वो 25 जून 1975 को की गई। तीसरी वाली जो है उस पे सबसे ज़्यादा विवाद का विषय रहा। जितनी सीमा तक लागू किया गया उतनी सीमा तक पहले सारे ही जितने भी इनके प्रपत्र थे उनको लागू किया गया। आलोचक ये मानते हैं कि 1962 और 1971 का आपातकाल तो औचित्यपूर्ण था, लेकिन 1975 का आपातकाल लोगों ने उसका विरोध दर्शाया और जिसका परिणाम 1977 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें परिवर्तन किया गया। दूसरा जो है वो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 ये सबसे ज़्यादा विवाद का विषय है। राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी भी तरीके से अगर राष्ट्रपति को ये पता चल जाए या समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये अनुच्छेद 356 है। ऐसा संकट कर आपातकाल का प्रावधान मूल संविधान में ये ऐसा कहा गया था कि एक बार प्रस्ताव पास करके 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 42वें संशोधन के द्वारा इसको 1 वर्ष का किया गया, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा इसको वापस 6 माह का कर दिया गया। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल जब लागू हो और चुनाव आयोग ये बता दे कि यहाँ चुनाव कराना संभव नहीं है, तभी भी वो 1 वर्ष से ज़्यादा भी लगाया जा सकता है। ये हमारे यहाँ पे बहुत लगभग 100 बार करीबन राज्यों में इसका प्रयोग किया जा चुका है और व्यवहार में कई बार सरकारें अपना राजनीतिक स्वार्थों के तहत भी आज अनुच्छेद 356 का प्रयोग
करती आई हैं। केंद्र की सरकारें और राज्य सरकार, राज्यों की संबंधित सरकारें, अगर उनका तालमेल मतलब जो भी राजनीतिक कारण रहे हों उनसे अगर नहीं बैठता है, तो इस तरह के आरोप लगते रहे हैं सरकारों पर कि इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। इसके अंतर्गत अगर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है तो राज्य की सारे कानून निर्मात्री विधायिका की शक्ति वो केंद्र के पास आ जाती है, और राज्य समस्त जो राज्य की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। उस समस्त उच्च न्यायालय की शक्तियों को छोड़कर समस्त शक्तियां केंद्र के भाग में आ जाती हैं। इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं उन पर रोक लगा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 22 के जीवन रक्षा का जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको नहीं लगा सकता। व्यवहार में ये करीबन 116, तो खैर बहुत पहले की बात है, 116 बार से अधिक बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। अनेक बार राजस्थान में, गोवा में, मणिपुर में, पांडिचेरी में, उड़ीसा में, गुजरात में, सभी जगह मतलब बहुत ज़्यादा बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। इसको हम आगे दूसरे अध्याय में जब वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे अलग से, संघीय शासन व्यवस्था में अनुच्छेद 356 का प्रयोग, तो इसमें इस टॉपिक को विस्तार से फिर से पढ़ेंगे। आपातकालीन शक्तियों में नहीं, राज्यों के दूसरे संदर्भ में हम इसको दोबारा इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर और हम बनाएंगे, लेकिन आज केवल इमरजेंसी पावर्स के तहत इसके बारे में हम संक्षिप्त में ही हम चर्चा करना चाहेंगे। कई बार गोवा में कई विवादास्पद अनुच्छेद भी इस दौरान इसमें रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि इसमें जो है फिर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगने का प्रावधान है, इसका बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। तो ये एक सरकार या आयोग ने भी इस मामले में ये माना है कि कई बार बहुमत होते हुए भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कई ऐसे मामले हैं कि मतलब जो जांच हुई उसमें, मतलब कहने का मतलब है कि ये विवाद का विषय रहा है। तीसरा जो है वो है वित्तीय संकट। ये अनुच्छेद 360 के तहत है। यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास पैदा हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। इसके लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार की घोषणा में थी। तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट की घोषणा आज तक भारतीय संविधान के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की गई है, यानी कि ये अभी तक अप्रभावी रहा है। अगर ये अनुच्छेद वित्तीय संकट घोषित किया जाता है तो इसके प्रावधान ये होंगे कि राष्ट्रपति को ये अधिकार होगा कि वित्तीय दृष्टि से भी वो किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। दूसरा, राज्य और सरकार के कर्मचारियों में, अधिकारियों के में वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है, जो उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के में भी शामिल होगी। राज्य सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि समस्त राज्यों के धन विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए पेश किए जाएं। फिर संघ की कार्यकारिणी यह आदेश दे सकती है कि शासन संबंधी मामलों में भी आदेश दे सकती है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों में धन संबंधी बंटवारे पर आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। यहाँ भी अनुच्छेद 19 की प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लग सकती है, और संवैधानिक उपचारों का जो हमारा अनुच्छेद 32 से 35 तक का जो प्रावधान है उसको भी अंत किया जा सकता है। देश में वित्तीय संकट लागू करने का अवसर अभी तक नहीं आया है, और आलोचकों का ये मानना है कि अगर वित्तीय इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो ये बहुत अधिक नाजुक मामला है। अगर इस प्रकार की घोषणा हो जाती है तो एक विश्वास का एक ऐसा वातावरण, अविश्वास का एक ऐसा वातावरण मतलब उत्पन्न हो जाएगा जिसमें भय का वातावरण ज़्यादा होगा। तो आर्थिक स्थायित्व, अस्थायित्व की हमारे यहाँ बढ़ जाएगा और साख को भारी खतरा
हो सकता है, ऐसा मानते हैं। तो ये तो थी आपातकालीन शक्तियाँ। लेकिन इस संदर्भ में हम इस वीडियो व्याख्यान में केवल हमने आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा की है। अगले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपातकालीन शक्तियों का मूल्यांकन करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे और उनके बारे में हम ये बताएंगे कि आपातकालीन शक्तियों की आलोचना हमारे यहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा हुई है और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को लेकर के अनेक विचारकों के द्वारा अनेक प्रकार के शंकाएं जारी व्यक्त की गई हैं। तो आपातकालीन की शक्तियां क्यों होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होती हैं तो इनसे भारतीय नागरिकों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपातकालीन शक्तियों का मूल्यांकन, इनकी समीक्षा हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ आपातकालीन शक्तियों का विवरण है ना।